हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को दोस्तों है। दोस्तों, यह जो है सार संग्रह एनसीईआरटी है दोस्तों, जो हर टॉपिक को जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है बहुत कम समय में जो है सभी बुक को समाप्त करेंगे दोस्तों। इसमें जो है आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिक। तो चलिए हम आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। यह वीडियो जो है मात्र 5 से 10 मिनट में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है हम समाप्त कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1774 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। रेगुलेटिंग का एक्ट कब आया था? तो 1773 में। और उसके एक वर्ष बाद जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। तो चलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत में प्रशासन के भाग लेने का अधिकार जो है किस अधिनियम के द्वारा? तो यह अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है भारतीयों को मिला। कब मिला? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है जो तो दोस्तों, भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 में मिला। 1892 में जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। कब मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। यहाँ क्या पूछा है? केंद्रीय विधानमंडल। तो केंद्रीय विधानमंडल बोलेगा द्विसदनीय, तो 1919। देखिए यहाँ दोस्तों द्विसदनीय बोला है तो यहाँ है 19 और फिर यहाँ है 19, यानी 1919। द्विसदनीय मतलब दो गो क्या है? 19 है, यानी 1919 में जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल को जो है सर्वप्रथम अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से होती है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है इसको जो है अधिकार मिलता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कब मिलता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 ईस्वी में आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784 ईस्वी में आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784 में आया। चार्टर एक्ट कब आया? तो 1793 में आया। चार्टर एक्ट एक और कब आया? दूसरा तो 1813 में आया। तीसरा कब आया? तो 1833 में। और चौथा जो है 1853 में आया दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कम से कम रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 में, और पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो 1784 में। अब आइए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आइए। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में आया। भारत शासन अधिनियम कब आया? 1858 में। उसी प्रकार भारत परिषद अधिनियम कब आया? तो 1861 में। इसी प्रकार भारत परिषद अधिनियम 1892 में, और भारत अधिनियम 1909 में। भारत शासन अधिनियम की बात करें तो 1919 में, और भारत शासन अधिनियम एक और जो है 1935 में। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 ईस्वी में आता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 1947 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन अवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम जो है यहाँ भी दोस्तों भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919 में जो है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो है लागू हुआ। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। चलिए आगे है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था दोस्तों। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया?
तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। चलिए यहाँ है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी केंद्र और राज्य के मध्य जो है जितना भी शक्ति है उसको विभाजन किया गया है, बांटा गया है, किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है भारत में निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है किया गया था। यानी निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, भारत का संविधान जो है निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है भारत का संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा की बात करें, भारतीय संविधान सभा की बात करें, भारतीय संविधान सभा के गठन की बात करें तो कैबिनेट मिशन, और संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव, तो प्रस्ताव का बात करें तो क्रिप्स मिशन होगा, और संविधान सभा के गठन की बात करें यानी गठन जब हुआ तो किसके द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ दोस्तों 1946 ईस्वी में। लेकिन प्रस्ताव की बात करें तो प्रस्ताव में जो है इसमें भी स है प्रस्ताव में, और इसमें भी क्रिप्स में भी स है, तो क्रिप्स मिशन हो जाएगा दोस्तों। और संविधान सभा का गठन का बात करें तो कैबिनेट मिशन हो जाएगा दोस्तों, 1946 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था दोस्तों। 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सदस्य को जो है उसमें रखा जाता था, यानी उसकी नियुक्ति होती थी। किसमें? तो कैबिनेट मिशन में। यानी संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें 10 लाख जो जनसंख्या पर एक व्यक्ति को जो है उसमें नियुक्त किया जाता था। किसमें? प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किया, किस अनुपात में किया गया? तो इसी अनुपात में, यानी 10 लाख पर एक व्यक्ति को किया जाता था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के संविधान सभाओं के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। किसके द्वारा? तो विभिन्न प्रांतों के संविधान सभाओं के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिम सरकार, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट आएगा दोस्तों। अंतरिम सरकार की बात करें, यानी अंतरिम सरकार जो है 1946 में बनी थी, और उसी पर जो है कुछ मंत्री बनाए गए, उसके नाम जो है यहाँ पे दिया गया है। देखिए अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का जो है मंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, यानी विदेशी मामले पर जो भी कार्य होता था उसका सदस्य किसको बनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। विदेशी मामले पर जो भी हस्तक्षेप करना होगा कौन करेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। यानी अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रावधान जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। गृह सूचना और प्रसारण मंत्री किसको बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री। तीसरा बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था दोस्तों। खाद्य एवं कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। जो कब से कब तक रहे थे? तो प्रथम राष्ट्रपति 1947 से लेकर 1964 तक जो है प्रथम राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जॉन मथाई, आगे क्या है? जॉन मथाई, यानी जॉन मथाई को क्या बनाया गया था? तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को क्या बनाया गया था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया था दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, आगे है जगजीवन राम, यानी जगजीवन राम को क्या बनाया गया था? तो जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था दोस्तों। जगजीवन राम को क्या बनाया गया था? तो श्रम मंत्री बनाया गया था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जगजीवन राम को क्या बनाया गया था?
तो श्रम मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को क्या बनाया गया था? तो सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था दोस्तों अंतरिम सरकार में। चलिए आगे चलते हैं। लियाकत अली खां को क्या बनाया गया था? तो लियाकत अली खां को दोस्तों वित्त मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली को क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री बनाया गया था। और सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को जो है शिक्षा एवं कला मंत्री बनाया गया था दोस्तों। तो शिक्षा एवं कला मंत्री किसको बनाया गया था? सी राजगोपालाचारी को। चलिए एक बार और देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक मंत्री आपूर्ति बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला का मंत्री जो है दोस्तों बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और इसी साइमन कमीशन में दोस्तों 7 जो है अंग्रेज आए थे, जिसमें भारत का एक भी नागरिक नहीं थे दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए जो दोस्तों वर्ष 1927 ईस्वी में क्या आया था? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ दोस्तों। और 1928 में जो है 1928 में 1928 में जो है भारत में साइमन कमीशन पहुंचा। 1928 में साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा? तो भारत में पहुंचा। 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया और 1928 में पहुंचा। किसके अध्ययन करने के लिए आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा पेज। दूसरा पेज में दोस्तों है भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को जो है भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर बी.एन. राव द्वारा। प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर बी.एन. राव के द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था दोस्तों। आगे है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। आगे है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें दोस्तों तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की बैठक की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को होती है और उसी में जो है 4 दिन बाद यानी उद्देश्य प्रस्ताव लेकर कौन आते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, जो 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है यानी प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया जाता है। देखिए संविधान सभा की बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को होता है और उसी आधार पर जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? तो 9 दिसंबर 1946 को किया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया जाता है। उसी प्रकार नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में यानी नेहरू द्वारा जो भी उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, उसे जो है प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, उसी को जो है 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को जो है उसको जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों? तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन की बात करें तो 11 अधिवेशन हुआ था दोस्तों। 11 अधिवेशन हुआ था भारतीय संविधान सभा के निर्माण काल में। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुआ था? तो कुल अधिवेशन 11 हुआ था दोस्तों। आगे है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो सर बी.एन. राव थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान सभा में जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को संविधान ध्वज को जो है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को यानी हमारे तिरंगे को जो है कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है अपना लिया गया। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किए थे। यानी भारतीय संविधान के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो हम लोग देखे हैं राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी की बात करें दोस्तों तो कौन हो जाएगा दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर जो है 1949 को जो है स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है स्वीकार किया गया। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया, यानी पूरी तरह से कब लागू हुआ दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसी दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। और दोस्तों है स्वीकार की बात करें तो स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में हम जानेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक होती है, उसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसमें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। यानी 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, और उसके मात्र 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और सच्चिदानंद सिन्हा को जो है हटाया जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। उसके बाद में जो है संविधान निर्माण के प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यानी संविधान सभा के प्रारंभ कहाँ से होती है? तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके बाद में जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत होता है, यानी भारत का संविधान बनता है और उसे अंगीकृत किया जाता है दोस्तों। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? तो संविधान सभा के द्वारा जो है अधिनियमित किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जन गण मन को जो है 24 जनवरी 1950 को जो है जन गण मन को जो है राष्ट्रगान के रूप में जो है स्वीकार किया जाता है दोस्तों। यानी 2 दिन, यानी 26 जनवरी को जो है क्या करते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को जो है दोस्तों जन गण मन यानी राष्ट्रगान को जो है अपना लिया जाता है 2 दिन पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है कब अंगीकार किया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है उसी दिन जो है राष्ट्रीय चिन्ह को भी अंगीकृत किया जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। और सलाहकार समिति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी लौह पुरुष थे दोस्तों, जिन्हें लौह पुरुष बोला जाता है। चलिए, प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष, प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो आइए देखते हैं। तो संघ शक्ति समिति यानी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे दोस्तों। संघ शक्ति समिति की बात करें या संघीय संविधान समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के जो है अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। उसके बाद में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे दोस्तों। 2 थे, यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और दूसरा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष
भी दोस्तों कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी को जो है, इन्हीं को जो है संविधान सभा के सलाहकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति की बात करें तो राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य के लिए समिति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति की बात करें दोस्तों तो संचालन समिति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति, नियमी समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और तीसरा संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और तीसरा राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। आगे है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। यानी प्रारूप समिति में कुल मिलाकर जो है 7 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे? 7, जिसमें एक भीमराव अंबेडकर और 6 जो है अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे दोस्तों? आइए देखते हैं। एक थे एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरा डॉक्टर के एम मुंशी, तीसरा बीएल मित्रा, बाद में इसके स्थान पर एक एन माधव राव को, उसके बाद में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला तथा डीपी खेतान, बाद में इनके स्थान पर जो है टीटी कृष्णामाचारी थे दोस्तों। तो संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति में 7 अध्यक्ष थे, जिसमें एक भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे दोस्तों। एक भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के जो है गठन किया गया। प्रारूप समिति के गठन कब किया गया था? तो 19 अगस्त 1947 में। आगे है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ दोस्तों, जिसमें 1947 से 1950 में हुआ। और पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 दोस्तों, जिसमें भीमराव अंबेडकर की क्या हुई थी? हार हो गई थी दोस्तों। कहाँ से लड़े थे? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से लड़े थे। कब? 1947 से 50 में दोस्तों। और प्रारूप समिति के गठन कब किया गया था? तो 19 अगस्त 1947 ईस्वी को दोस्तों। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं यानी हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। तो भारत का संविधान मूलतः कितने भाषाओं में लिखा गया था? तो 2 भाषा में लिखा गया है, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है भारतीय राज्य व्यवस्था जो है समाप्त हुआ। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्लास में जो है अगला टॉपिक देखा जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।